हम लोग जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो कल का जो हम लोगों का लेक्चर था, बेसिकली कल हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन पढ़े थे, उसके बाद उसमें इंटरमीडिएट भी पढ़े थे साथ में। ठीक है, अब यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इफेक्ट। ठीक, सेकंड हेडिंग हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ इफेक्ट। और उस टाइप्स ऑफ इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट जो पढ़ेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, मेसोमेरिक पढ़ेंगे। तो सारे इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास टाइप्स ऑफ इफेक्ट में पहली हेडिंग लगा लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलें, स्पेलिंग स्पेलिंग कहीं पे अगर जो है गलत हो तो समझ जाइएगा कि मेरा इंटेंशन ठीक था, भावनाएं सही थी, भावना को समझ लीजिएगा क्या लिखना चाह रहे थे, है ना। बाकी ये तो सब जस्ट अ लैंग्वेज यार। देखो, अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहली बात, ये इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है, परमानेंट। जितने भी इफेक्ट पढ़ेंगे तुम्हारे कोर्स में, जितने भी इफेक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ एक जो होता है वो टेम्परेरी होता है, वो इलेक्ट्रोमेरिक होता है, वो जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे। ये इफेक्ट जो होता है परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक, अब क्वेश्चन होता आता है कि ये इफेक्ट होता कैसे, क्या होता है, क्या नहीं होता है, जरा समझिएगा। ये इफेक्ट जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये दो हमने कार्बन चेन्स ले ली, समझ रहे ना बात को। एक में हमने एक्स लगाया और एक में हमने वाई लगाया। कार्बन चेन है, कार्बन चेन वन, कार्बन चेन टू। एक में हमने एक फंक्शनल ग्रुप लगाया एक्स, दूसरे में लगाया वाई। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और जो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी वजह से वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना शुरू कर देगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागना शुरू कर देंगे, एक्स की तरफ। क्यों, क्योंकि एक्स जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने माना है ना, अज्यूम किया है कि एक्स जो है हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से। क्लियर नहीं क्लियर। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ही तो होती है ना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा अपनी तरफ। क्लियर नहीं क्लियर। इस खींचने का नतीजा ये होगा कि ये एक्स जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक, यहां से ये कार्बन इससे इस वाले अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और ये वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना शुरू कर देगा। क्लियर नहीं क्लियर। ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दे रहा है और सब कहां पे जा रहा है, हमारे पास एक्स के पास। यहां पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से। कहां से बेटा, सिग्मा बॉन्ड। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। यहां पर पाई बॉन्ड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर। सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं, एक्स के पास। क्यों, क्योंकि एक्स जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से। ठीक है, ये हमारे पास जो ये इफेक्ट हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इसको हमने इंडक्टिव इफेक्ट लिखा। शार्ट में इंडक्टिव को हम लोग आई से भी डिनोट कर देते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बेटा, आई से डिनोट कर देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझे रहना। अच्छा, यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है, देखो दूसरे वाला, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकेंड जो कार्बन चेन है उसमें भी देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्या घटना हो रही है। यहां पे हो ये रहा है कि ये जो वाई वाला ग्रुप है ये कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, कार्बन चूंकि यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाई से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, उल्टा मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ऊपर कार्बन से ग्रुप की तरफ जा रहे थे, यहां पर ग्रुप से कार्बन की तरफ मूवमेंट चालू होगा। अब चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो इससे ये खींच लेगा और इससे ये खींच लेगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें कहां होता है, टुवर्ड्स द ग्रुप, टुवर्ड्स द चेन, और इसमें कहां होता है, टुवर्ड्स द ग्रुप।
ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग जो है आई से डिनोट कर देते हैं, इतना बड़ा ना लिख करके आई से डिनोट कर देते हैं। अब सर इसमें और इसमें फर्क क्या आया, भाई ये भी इंडक्टिव ये भी इंडक्टिव, क्या फर्क आ रहा है? इसमें फर्क यह आ रहा है कि इसमें चेन से डिलोकलाइजेशन हो रहा है ग्रुप की तरफ, इसमें ग्रुप से कहां पे हो रहा है, चेन की तरफ। ठीक है, तो डिफरेंस तो आ रहा है ना, इसीलिए इसको इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें निगेटिव लगा देते हैं, इसमें पॉजिटिव लगा देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास प्लस आई इफेक्ट हो गया, ये हमारे पास माइनस आई इफेक्ट हो गया, दोनों ही इंडक्टिव इफेक्ट हैं। अब जरा समझना, अगर चेन से इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ जा रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा, या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पूरा कह सकते हो। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रुप से चेन की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में अब हम लोग इसको माइनस आई और प्लस आई कहा करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डीलोकलाइजेशन कहां से कहां हो रहा है, इसमें हमको प्लस आई और माइनस आई पता चल जाता है। अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है हमारे पास चेन से ग्रुप की तरफ तो ये हमारे पास माइनस आई होता है, अगर ग्रुप से चेन की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास प्लस आई हुआ करता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा समझ में आ गया? ये इफेक्ट जो होता है परमानेंट इफेक्ट होता है। अच्छा, तुमने कुछ खास बातें इसमें देखी? खास बातें ये देखी कि इसमें भी 3 कार्बन बनाए, इसमें भी 3 कार्बन बनाए, दोनों हमने 3-3 कार्बन बनाए। तो इससे एक रिजल्ट यहां पे ये निकल के आता है, ये इफेक्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन तक ही रह पाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो यहां से जो हमने एरो बनाए हैं, ये 3 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाए, मतलब इफेक्ट जो है धीरे धीरे घट रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इफेक्ट कम होता चला जाएगा, 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, ऐसा किताबें कहती हैं। ठीक है, यहां पर भी देख लो हमने वही बनाया, ये खींच रहा है पहले सबसे ज्यादा, यहां पे खींचेगा, फिर 2 एरो बनाए, फिर 1 एरो बनाया, मतलब तीसरे कार्बन आते आते इफेक्ट कमजोर पड़ता है और चौथे कार्बन पर ये खत्म हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां से हम 2 रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो ये इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ कम होता है, अगर हमारे पास ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो इफेक्ट कम होता चला जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? दूसरी बात यह है कि ये जो इफेक्ट होता है ये मैक्स टू मैक्स 3 कार्बन तक ही काम करता है, 3 से आगे काम नहीं करता। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में 3 बातें आपने जो जानी वो हमें बताइए पहले कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां हो सकता है? चेन से ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप से चेन भी हो सकता है। अगर चेन से ग्रुप हो रहा है तो उसको हम लोग माइनस आई बोलेंगे, अगर ग्रुप से चेन की तरफ हो रहा है तो उसको हम लोग प्लस आई बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या बताई कि ये ग्रुप जो होता है डिस्टेंस के साथ घटता है। क्लियर? तीसरी बात हमने ये बताई कि ये मैक्स टू मैक्स 3 कार्बन तक चल सकता है, 3 से आगे ये खत्म हो जाता है, चौथे कार्बन पे आते आते ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? चले इसमें 2-3 पॉइंट लिखे फटाफट, इसको आगे हम बढ़ाते हैं, जल्दी लिखें। इसको एक और नाम देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट के ब्रैकेट में एक और लिख लीजिएगा, ट्रांसमिशन इफेक्ट। इसी का ऐसे ऑब्लिक देके लिख लीजिएगा, ट्रांसमिशन इफेक्ट, ट्रांस MISSON, ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्लियर नहीं क्लियर? इंडक्टिव इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। जल्दी से पॉइंट लिखिए, लिखो बेटा। इट इज delocalization of the sigma electron, it is the delocalization of sigma electron towards or away from the group, towards or away from the group, towards or away from the group। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो बेटा फटाफट। ठीक है, नोट हो गया होगा आई थिंक। एक पॉइंट और लिखिए बेटा, लिखो, इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट एंड डिक्रीजेस rapidly
with the length of carbon chain, with the length of carbon chain. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इट इज एप्लीकेबल एट 3 to 4 कार्बन, ये 3 से 4 कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो कि हम नोट्स ना लिखाएं, नोट्स अगर कम लिखाएंगे ना तो उससे वीडियो की जो है हमारे पास लेंथ कम हो जाएगी। अगर नोट्स अगर आप लोग खुद बना लो तो बहुत है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, जब जब आप वीडियो देखेगा, जहां पर भी देखिएगा, चाहे ग्रुप, चाहे इस ऐप पे देखिएगा या यूट्यूब पे देखिएगा, आप हमें जो है कमेंट करके जरिए जरूर बता दीजिएगा कि सर हमको जो हम लोग जो है नोट्स बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अगर मेजोरिटी जिसकी होगी वैसे ही कर देंगे। ठीक है, नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, अगर आप लोग बना लें तो बहुत बढ़िया बात है, टाइम अच्छे से हम लोग का निकल जाएगा। ठीक, चले अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। सर हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि हमारे पास माइनस आई कौन है और प्लस आई कौन है? माइनस आई ग्रुप कौन होता है, प्लस आई ग्रुप कौन होता है? उसके लिए एक सीरीज हम लिखाएंगे, वो सीरीज लिख लीजिएगा। बस सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे जो बोरिंग पार्ट है वो यही वाला है कि जो आपको पूरी सीरीज याद करनी पड़ती है कि माइनस आई की कौन सी होती है और प्लस आई कौन सी होती है। देखो, माइनस आई में पहले माइनस आई ग्रुप लिख लेते हैं कि माइनस आई ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं, मतलब माइनस जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कौन कौन से करते हैं। सबसे ज्यादा जो होता है प्रेफरेंस जो होती है, सबसे ज्यादा पावर जो होती है वो हमारे पास माइनस OR2 प्लस की होती है। किसकी होती है बेटा? OR2 प्लस की होती है। उससे कम होता है OH2 प्लस। ये हमने ये जो बॉन्ड दिखा रहे हैं ये इसलिए ताकि ये कहीं ना कहीं ग्रुप ऐड होगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं, नाइट्रोजन पर आते हैं, फिर NR3 प्लस हो जाता है। NR3 प्लस के बाद जो है NH3 प्लस हो जाता है। ठीक है, NR3 प्लस हो गया, फिर उसके बाद NH3 प्लस हो गया। अच्छा, NR3 प्लस से पहले भी एक लिख लीजिएगा, यहां से इस पे यहां पे एक और लिख लीजिएगा, NF3 प्लस एक और होता है, इससे भी स्ट्रॉन्गर होता है। ये हमारे पास OH2 के बाद NF3 के बाद फिर NR3, फिर NH3 प्लस। ठीक है, NH3 प्लस के बाद आ जाइए फिर NO2CN, फिर यहां पर आएगा NO2 ग्रुप, फिर आता है साइनाइड ग्रुप, फिर आता है एल्डिहाइड ग्रुप, फिर आता है कीटोनिक ग्रुप, उसके बाद फिर आता है एसिडिक ग्रुप, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, फिर एसिड के बाद जो होता है हमारे पास आ जाता है हेलोजन, हेलोजन के बाद आता है OR, ये आता है हेलोजन, हेलोजन के बाद आता है OR, और उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास OH, OR आ जाता है, फिर OR के बाद आता है OH, और फिर OH के बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसके बाद फिर आता है NH2 ग्रुप। ठीक है, और फिर हमारे पास NH2 के बाद जो आता है वो C6H5 आता है, C6H5। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो आता है इसके बाद यहां से ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है, और फिर लास्ट सबसे हाइड्रोजन आता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई का इफेक्ट कौन शो करता है? OR2, उसके बाद OH2, फिर उसके बाद NR3, फिर NH3, फिर NO2 है ये। ठीक है, फिर CN, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड, फिर हमारे पास हेलोजन, हेलोजन के बाद इसको तुम ईथर भी कह सकते हो, एल्कोहल, फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड NH2, और उसके बाद फिर हमारे पास फिनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल ग्रुप नहीं है याद करने के लिए, अगर आप चाहो तो इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ऑक्सीजन के साथ OR, फिर OH, फिर नाइट्रोजन वाले तीनों याद कर लो, कौन कौन से हैं? NF3, उसके बाद NR3, फिर NH3 आ गया, फिर हमारे पास NO2 आ गया, NO2 के बाद CN आ गया। 2 ग्रुप ऐसे याद कर लो, तो धीरे धीरे करके याद कर सकते हो। पहले ऑक्सीजन के साथ तुमने R और H लगा दिया तो OR2 और OH2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन के साथ कौन कौन सा हो जाएंगे? NF3, NR3, NH3, फिर हमारे पास NO2 आ जाएगा, CN आ जाएगा, फिर हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड आ जाता है। एसिड के जस्ट बाद क्या आता है? हेलोजन आ जाता है। देखो हेलोजन, फिर हमारे पास
क्या होता है, ईथर, एल्कोहल आ जाता है। एल्कोहल के बाद हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आता है, NH2 आता है, और फिर फिनाइल आता है, डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद H आ जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास -I के ग्रुप हो गए सारे। ये हमारे पास -I की पावर के उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है -I में? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। सबसे ज्यादा -I कौन शो करेगा? ये शो करेगा। उससे कम ये, उससे कम ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, -I के ये हमारे पास ग्रुप्स हो गए। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चले, बहुत बढ़िया बात है, समझे रहे इसको। एक बार देखो, ये सब जो है ये पावर वाली चीजें होती हैं, ये एक बार दो बार आपको याद करनी पड़ेगी। एक जगह पे लिख के आप याद कर लीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है इसमें, आसान काम है। एक बार बस आप जो है अच्छी तरीके से सोच लें कि हमें याद करना है, मन में बैठा ले याद करना है, तो आसानी से चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है ये। ठीक है, चले, उसके बाद हम लोग यहाँ पर +I की बात करते हैं। हमने -I के जो ग्रुप लिख लिए, अब यहाँ पर हम लोग किसके लिखेंगे बेटा? +I के ग्रुप लिखेंगे। +I में हमारे पास जो सबसे पहला ग्रुप आता है वो हमारे पास CH2 माइनस आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट इसी का होता है। उसके बाद किसका आएगा बेटा? हमारे पास NH का आएगा माइनस। फिर हमारे पास जो ग्रुप आता है वो हमारे पास आता है O-। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन आएगा? टर्शरी कार्बन आएगा, R3C आता है। और उसके बाद फिर हमारे पास सेकेंडरी आएगा, और सेकेंडरी के बाद जो होता है सबसे कम जो होता है वो हमारे पास प्राइमरी हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? प्राइमरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास हमको उसने आइसोटोप दे रखे हो, जैसे हमारे पास CI3 हो जाए, ठीक है, और CD3 हो जाए और CH3 हो जाए, CT3 है, CI3 नहीं। ठीक है, ये हमारे पास CD3 है और ये हमारे पास CH3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका मास ज्यादा होता है, ठीक है, मास टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो होता है CT3 होता है, फिर CD3 होता है, फिर CH3 होता है। ठीक है, रिएक्शन का ये वाला पोर्शन बड़ा बोरिंग टाइप का था, हमें मालूम है, बट एक बार इसे कहीं पे लिख के याद कर लें, और एक कॉपी पेन इस पे अच्छे तरीके से कॉपी पेन उठाएं और इसे अच्छे तरीके से लिख लें कहीं पर। ये ऑर्डर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्डर हमें याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार याद कर लें, फिर ऑटोमेटिकली उसमें क्लू निकलते चले जाते हैं। ठीक है, हमने जब याद किए थे तो हमको भी बड़ा, जब हम लोग 11th में तो हमको भी बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन जब हमने याद करने बैठे तो ऑटोमेटिकली उसमें हमने कुछ ना कुछ क्लूज ढूंढ लिए थे कि अच्छा ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर हम सारे ग्रुप्स एक बार हमको याद हो जाते हैं कि सबसे पहले हमने, जैसे अभी हमने -I लिया, सबसे पहले हमारे पास जो है ऑक्सीजन के साथ OR2 ले लिया, फिर OH2 ले लिया प्लस में, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के साथ ले लिया, R ले लिया, पहले F लिया, NF3 लिया, फिर NR3 लिया, फिर NH3 ले लिया, इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा NO2 है, CN है, CN के बाद एल्डिहाइड कीटोन एसिड है डायरेक्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर हेलोजन है। ठीक है, इसी तरीके से सारा हमने पूरा याद कर डाला, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ऐसे एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर? चले, बहुत अच्छी बात हो गई, आप लोगों ने काफी अच्छा जो है यहां तक पढ़ा। अब यहां से मेन पोर्शन शुरू होने जा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, चले बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ग्रुप और अवे फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? ये हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हुआ? ये हमारे पास जो इफेक्ट होता है ये 3 कार्बन तक ही रह सकता है, 3 से 4 कार्बन के आगे जो है ये हमारे पास खत्म हो जाता है। चौथा पॉइंट हमने ये लिखाया था कि ये हमारे पास जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, फिर हमने पूछा तुमसे कि बताओ +I कौन से होते हैं, -I ग्रुप कौन से होते हैं, तो दोनों का हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीरीज लिखा दी कि ये हमारे पास -I वाले हैं, ये हमारे पास +I वाले हैं। ठीक, अच्छा, अब एक बात आते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता है एसिडिक कैरेक्टर। भाई इस जो हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पढ़ा, इससे हमें क्या फायदा मिला? अभी जो एप्लीकेशन नंबर 1 पढ़ोगे वो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है ना। इससे हम किसी भी जो हमारे पास कंपाउंड है उसका एसिडिक नेचर जान सकते हैं और बेसिक नेचर जान सकते हैं, और ये जान सकते हैं कौन कम एसिडिक है कौन ज्यादा एसिडिक है। क्लियर नहीं क्लियर, बात को समझ रहना। जो हमने पढ़ा है इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और उसमें भी हम लोग पहले जानेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ हम जानेंगे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, ये मैं कौन बताता है, ये मैं बताता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर नहीं क्लियर, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बताता, सारी बातें भी धीरे धीरे इसमें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, जरा समझना। हेडिंग लगा ली एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले आप लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें फर्स्ट हेडिंग लगाइए एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चले मान लेते हैं हमारे पास ये एसिड है। ठीक है, ठीक, कोई भी एसिड एसिड तब होता है जब वो अपना H+ रिलीज कर पाता है। अगर वो H+ नहीं रिलीज कर पाएगा तो वो उसको हम एसिड नहीं मानते। देखो इसने अपना H+ जो है यहां पर रिलीज कर दिया, ये H+ के फॉर्म में आ गया है, ये हमारे पास एनायन है, A फॉर एनायन लिखा। अब कोई भी एनायन हो सकता है, जैसे HCl लिया तो उसमें जो है हमारे पास Cl क्या होगा, एनायन हो जाएगा। HF लेंगे तो उसमें हमारे पास फ्लोरीन क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एनायन है। ठीक है, अब एक बात को अच्छी तरीके से समझ लेना, कोई भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इस एनायन, जो ये हमारे पास एनायन है, जो नेगेटिव वाला एनायन है, इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा ये एनायन स्टेबल होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ इस एसिड की होगी। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें कि ये ज्यादा एसिडिक है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, तो हम इसको नहीं चेक करेंगे, इसके इस एनायन को चेक करेंगे। अब ठहर जाओ, इस एनायन को हम एक नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये हमारे पास जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है किसका, इस एसिड का। हर एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उसका नेगेटिव वाला पार्ट होता है। हम पूछे हमारे पास HF है, HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तुम कहोगे इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो फ्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। हम कहें हमारे पास जो है हमारे पास जो है HCl है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, तुम कहोगे इसमें जो Cl नेगेटिव आ रहा है, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो इस HCl का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। हम तुमसे पूछे CH3COOH, ये हमारे पास एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, इसमें से H+ निकालने के बाद यही तो बचता है CH3COO-, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो कॉन्जुगेट बेस समझ में आ गया। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ जानने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट बेस पे जो है कंसंट्रेट करते हैं, जिसका कॉन्जुगेट बेस, अब यहां से इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, बात को समझे रहना, जिसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। अब किसी की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हमें निकालनी है तो उसके कॉन्जुगेट बेस से निकालते हैं, जितना ज्यादा स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर, तो हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट बेस पे, मतलब जो एसिड है उसका निगेटिव पार्ट को देखते हैं, जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। अच्छा, अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन करा रहे हैं, अब एप्लीकेशन में एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। अभी हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में इंडक्टिव इफेक्ट की एंट्री नहीं कराई है, अभी हमने तुमको नॉर्मली बताया है कोई भी एसिड है उसकी स्ट्रेंथ कैसे जानते हैं। जितना ज्यादा जो है, जितना ज्यादा उसका जो एनायन होगा, मतलब जितना ज्यादा उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उस एसिड की स्ट्रेंथ होगी। क्लियर नहीं क्लियर, अच्छा हम एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, जरा समझना। जैसे हमने लिखा CH4 NH3 के बाद हमने लिखा H2O और उसके बाद हमने लिखा HF। हम पूछे इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तो ये सवाल नहीं लगेगा। धीरे धीरे बात को समझे रहना। अगर हमारे पास अरेंजमेंट ऐसा दिया हो कि पीरियड के अकॉर्डिंग दिया हो, देखो कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन का हाइड्राइड है, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है और ये कार्बन का हाइड्राइड है।
बात को समझे रहना। ये हमारे पास एक पीरियड में अरेंज हुए, पीरियड के हाइड्राइड्स को अरेंज कर दिया गया है। CH4 कार्बन का हाइड्राइड है, NH3 जो है नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, H2O ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, और HF जो है वो फ्लोरीन का हाइड्राइड है। अगर कंडीशन कभी ऐसी फंस जाए कि हमको पीरियड में चेक करना पड़े, तो फिर उसमें डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसमें डिसाइडिंग फैक्टर होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक पूछा जाए तो इसमें HF होगा, उससे कम H2O होगा, उससे कम NH3 होगा, और सबसे कम क्या हो जाएगा बेटा? CH4 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उससे कम ऑक्सीजन होता है, उससे कम नाइट्रोजन होता है, उससे कम कार्बन होता है। ठीक है, अगर हमको चीजें पीरियड्स में अरेंज करके दे दी जाए, जरा समझे रहना, अगर हमको चीजें पीरियड में अरेंज करके दे दी जाए तो उसमें डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? उसमें डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है किसकी होगी? इसमें फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर इसके बाद किसकी होती है? कार्बन की। तो यही एसिडिक ऑर्डर का हमारे पास यही अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसमें पूछा जाए, इसमें इसका जो है कंजुगेट बेस क्या होगा? F-, इसका कंजुगेट क्या होगा? OH-, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? NH2-। ठीक है, और उसका कंजुगेट क्या होगा बेटा? CH3-। क्या होगा बेटा? CH3-। ये कंजुगेट बेस है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा होगा? ये फ्लोरीन वाला, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसका एसिड भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर तुमको कभी भी अरेंजमेंट ऐसा दिख जाए, फिर मैं कह रहा हूं, अगर कभी भी अरेंजमेंट तुमको पीरियड वाइज मिल जाए, कैसा मिल जाए बेटा? पीरियड वाइज मिल जाए, तो फिर उसे हम लोग किससे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिसाइड करते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, आंख बंद करके हम सवाल लगा लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? और जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो भी ज्यादा स्टेबल होगा। अगर सवाल को रिवर्स करके तुमसे ये पूछ दे कि इनमें से सबसे स्टेबल कंजुगेट बेस किसका होगा, जाहिर सी बात है HF का, यानी कि F- होगा। क्लियर नहीं क्लियर? अब सवाल को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, सवाल को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और सवाल में हम कुछ और चीजें लेके आ रहे हैं। जैसे हम तुमसे ये कह दें बेटा, नोट्स बनाते चलना, HF, HCl, HBr और HI। देखो ये भी तो हाइड्राइड ही हैं, ऊपर वाले भी हाइड्राइड, नीचे वाले भी हाइड्राइड हैं, लेकिन जो इसमें है ये वाला, नीचे वाले हाइड्राइड हैं। ये देखो हमारे पास ग्रुप वाइज अरेंज है, मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन। देखो कॉमन क्या है? हाइड्रोजन है, उसे भूल जाओ। जो कॉमन है उसके अलावा देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसमें क्या है? कॉमन हाइड्रोजन है, उसे भूल जाओ। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ये हमारे पास पीरियड वाइज अरेंज है। कैसे बेटा? पीरियड वाइज अरेंज है। और ये हमारे पास ग्रुप वाइज अरेंज है। ठीक है, अगर हमारे पास पीरियड वाइज अरेंज है और हमसे एसिडिक नेचर पूछा है, तो फिर हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है डिसाइडिंग फैक्टर। बट अगर हमारे पास ग्रुप वाइज कोई क्वेश्चन अरेंज हो जाए कि देखो ये ग्रुप वाइज अरेंज है, इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये बेटा साइज होता है। जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आगे इसकी और डिटेलिंग करेंगे जब इन सब चीजों को हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो और इसके अच्छे समझेंगे। लेकिन चूंकि सारा एसिडिक नेचर हम यही बता दे, ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है वो हम यही बताए दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर से इंडक्टिव इफेक्ट से आपको जोड़ेंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन अलग अलग इसी तुम्हारे जो है मॉड्यूल में आ जाते हैं, या तुम्हारे कोई बच्चा सवाल लगाने बैठता है लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के तो मिल जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए सबको अरेंज करके एक जगह बताए दे रहे हैं। हालांकि ये हम पी ब्लॉक में डिटेल पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे समझो, वहां पे हम सारी बातें बताएंगे, क्यों बड़ा क्यों छोटा, वो सारी बातें वहां बताएंगे। बस अभी आप ये जानिए कि अगर हमने ग्रुप वाइज अरेंज कर दिया है तो डिसाइडिंग फैक्टर साइज होगा, अगर पीरियड वाइज अरेंज है तो डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। ठीक है ना? तो अगर हमने ग्रुप वाइज अरेंज किया है तो साइज सबसे ज्यादा किसका है? ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा इसका होगा HI का, आई का साइज सबसे ज्यादा है, उससे कम Br का, उससे कम Cl का, उससे कम F का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? HI, फिर HBr, फिर HCl, और फिर हमारे पास सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा?
एफ आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां से साइज इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इनके चाहे तो कॉन्जुगेट बेस भी बना सकते हैं भाई। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? एफ माइनस, इसका क्या होगा? सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका होगा, जाहिर सी बात है जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका ही कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग फिर से इंडक्टिव इफेक्ट की एंट्री कराते हैं। ये दो क्वेश्चन थोड़े से बीच में हमने करा दिए, दो क्वेश्चन अलग अलग थे तो हमने थोड़ा सा इसको करा दिया। अब फिर से इंडक्टिव इफेक्ट की हम लोग बारी लेके आते हैं। ठीक है। अगर कहीं पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे पास, अच्छा तुमको पहले एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास COH है और हमारे पास CH2Cl है। ठीक है, इधर आ जाओ। CH2COH है और यहां पर हमने लगा दिया, चलो मान लिया OH लगा दिया। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अब इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ हमको जो है अरेंज करनी है। क्लियर नहीं क्लियर? एसिड कौन है? COH। एसिड कौन है? COH। इन दोनों को हमको अरेंज करना है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। क्लियर नहीं क्लियर? बात को समझे रहना, अच्छी तरीके से समझ लेना इस बात को कि इन दोनों को हमको बताना। देखो इन दोनों में हमारे पास जो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है वो एसिड सेम है, वहां पे एसिड अलग था। ठीक है, HF था, HCl था, HBr था। ठीक है, वो अलग अलग एसिड था। लेकिन यहां पर जो एसिड है, एक्चुअल जो एसिड है वो COH है। यहां पर भी जो एक्चुअल एसिड है वो COH है। क्लियर नहीं क्लियर? अब पूछा जाए ये बताओ कि इसमें ज्यादा कौन एसिडिक है, तो हम तुमसे कहेंगे इसमें ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने कैसे बता दिया कि ये ज्यादा एसिडिक होगा? तो हम कहेंगे तुम जाओ अपने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पे। ठीक है, देखो जिसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है माइनस आई इफेक्ट पे। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, देखो इतना ग्रुप यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों में सेम है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? अब एक बात बताओ कि जब जो हम लोग पढ़ रहे थे माइनस आई ग्रुप जो पढ़ रहे थे, माइनस आई में माइनस आई की पावर किसकी ज्यादा थी? हेलोजन की ज्यादा थी या OH की ज्यादा थी? तो हमने पढ़ रखा है कि हेलोजन की ज्यादा थी। तो इस हिसाब से चूंकि हेलोजन की ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इस हिसाब से इसका माइनस आई ज्यादा हुआ, और जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होगी। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा भी बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं, इसमें बहुत डिटेलिंग कराएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है। अच्छा अगर हमने इसमें कहीं प्लस आई जोड़ दिया तो क्या होगा? प्लस आई जो होता है वो इसमें इनवर्सली डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है बेटा? इनवर्सली डिपेंड करता है। जितना ज्यादा हमारे पास प्लस आई ग्रुप लगा होगा उतना ही कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसी में लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर निकालनी है तो माइनस आई प्लस आई स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देख लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसको आपको नोट करना है, ये एक हमारे पास फार्मूले के तरीके से इसको नोट करना है। ठीक है, अब यहां से माइनस आई और प्लस आई से हम उसके एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल के दे देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। चले अच्छा एक बात बताएं, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग निकाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, फिर हम लोगों ने निकाला, सबसे पहले शुरुआत करो, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि भाई जो हमारे पास पीरियड में अरेंज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल देते हैं। फिर हमने तुमसे कहा नहीं नहीं अगर हमारे पास ग्रुप में कोई अरेंज हो तो फिर हम उसके साइज के हिसाब से निकाल देते हैं। फिर हमने तुमसे कहा नहीं नहीं अगर सेम हमारे पास एसिडिक ग्रुप लगा हो, सेम एसिड हो ना, तो फिर उसमें हम लोग माइनस आई और प्लस आई से देख लेते हैं। ठीक है, फिर तुम लोग एकदम झल्ला के पूछोगे अरे सर कैसे कैसे देखे, सबसे एक्यूरेट मेथड बता दीजिए, सबसे एक्यूरेट मेथड बता दीजिए। तो सबसे एक्यूरेट मेथड जो होता है वो बेटा के होता है। जो बच्चे आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के आ रहे हैं उनको मालूम होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होती है। ठीक है,
जो जिसका के सबसे ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है पी के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसंट्रेशन। एक फार्मूला ये भी होता है। ठीक है, जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होता है उसको जानने के लिए क्या देखेंगे, के 1/पी के और H प्लस। क्लियर नहीं क्लियर? अब ये चीजें कहां पर हैं? अच्छा, आप सब कहोगे कि सर हमको कैसे मालूम क्या होगा? मान लेते हैं एग्जाम में, अच्छा ये सब जानने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप पहचान ले, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास, हम तुमसे खेल खेलना चाह रहे हैं एग्जाम में, हम तुमसे खेल खेलना चाह रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास कोई ये एक एसिड है, ऐसे हमने नॉर्मल एक एसिड बना दिया, हमने कहा ये हमारे पास कोई एसिड है HA। ठीक है, या हम एसिड ही लिख के दे रहे हैं, हम एक क्वेश्चन फ्रेम करना चाह रहे हैं और हमने एसिड ऐसे लिख दिया, और इसमें जो है हमने NR3 लगा दिया। क्या लगा दिया? NR3 लगा दिया, और एक दूसरा एसिड लिख दिया हमने, और उसमें हमने जो है इसमें हमने NO2 लगा दिया। ठीक है, अब हम तुमसे पूछें कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तुम कहोगे जाहिर सी बात है सर ये NR3 है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट कम होता है, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो ज्यादा हमारे पास एसिडिक होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एसिड ज्यादा एसिडिक है। ठीक, लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने शरारतन इसमें यहां ब्रैकेट में Ka की वैल्यू लिख दी, हमने कहा इसकी 2 होती है और इसकी Ka की वैल्यू जो होती है 1 होती है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। ठीक है, नहीं हमने उल्टा कर दिया, इसकी 1 लिख दी और इसकी 2 लिख दी। ठीक, अब तुम बड़े कश्मकश में आ गए, परेशान हो गए, कैसे? अगर हम माइनस आई से जा रहे हैं, अगर हम माइनस आई से देख रहे हैं तो माइनस आई तो इसका ज्यादा है, समझ रहे ना, माइनस आई तो इसका ज्यादा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम के हिसाब से जा रहे हैं तो के तो नीचे वाले का ज्यादा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब तुम फंस जाओगे, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है। तब फिर अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे आ रही है, तब फिर तुम किसके साथ जाओगे? मोस्ट एक्यूरेट क्या होता है हमारे पास? के की वैल्यू। ठीक है, जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम लोग कह देंगे कि ये ज्यादा एसिडिक है, और फिर उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक्सेप्शन बोल दिया जाता है। एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। क्लियर? बात सबके समझ में आ गई? तो अच्छी तरीके से समझ लेना कि अगर हमारे पास माइनस आई और के का कंपैरिजन कराया जाए तो के वाला फैक्टर जीत जाता है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए बेटा, हालांकि ऐसे कंपैरिजन तुमको नहीं कराया जाएगा, ऐसा कंपैरिजन तुमको कभी नहीं कराया जाएगा। कभी कधार जो आता है वो कह दिया जाता है कि भाई इसकी के की वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से ऑर्डर चेंज हो गया। कहीं कधार तुमको ये बताया जाएगा जैसे तुमने H3PO4, H3PO3 और H3PO2 के बारे में पढ़ा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उलट जाता है क्योंकि के की वैल्यू उनकी डिफरेंट आ जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? चलें बेटा, अच्छा ये बात आपको समझ में आ गई कि जिसका हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सॉरी जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब सारा खेल हम एसिड पे ही खेलने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बातें करने के बाद। ठीक, अच्छा अगर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आ गई, अगर हम ये देख लें कि हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है बेटा, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ की रिवर्स होगी। ये प्लस आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी माइनस आई। मतलब जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। और ये भी किस पे डिपेंड करता है? इसमें भी एक वैल्यू होती है पी के, सॉरी के, चाहे इसको हम के बी कहें, के बी बेस है ना, तो हम लोग बोलते हैं के बी, और इनवर्सली किस में डिपेंड करेगी? पी के बी पे। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने एसिड में पढ़ाया वैसे हम तुमको बेस में पढ़ा रहे हैं बेटा। अभी ठहर जाइए, जब सवाल आएंगे तो उसमें और मजा आएगा। अभी सवाल आना शुरू हो जाएंगे, जब जब सवाल लगाएंगे तब आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर नहीं क्लियर? चलो देखिए, तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई हमारे पास? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली माइनस आई।
यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली क्या हो जाएगा बेटा, Pkb। एक बात और समझ लीजिएगा, जो जितने भी इफेक्ट हैं आपको पढ़ाए जाएंगे, इन सब की जान जो है वो इसके सवाल हैं। ये तो बहुत आसान चीज है, तो कोई बता देगा, लेकिन जो सवाल होते हैं वो सवाल को चुनना, छांटना और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके सवाल लगाने पे ही जो है क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, चले इसे मिटा दे रहे। ठीक है, तो हमको ये मालूम चल गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ पता कैसे करनी है कि अगर हमारे पास कोई हाइड्राइड अरेंज है ग्रुप वाइज, तो उसको हम लोग साइज के बिहाफ पे करेंगे। अगर हमारे पास जो है पीरियड वाइज अरेंज है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव के बिहाफ पे करेंगे। अगर हमारे पास सिमिलर ग्रुप है और उसमें -I ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, जिसका -I ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसका -I कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ पे आएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ जिसका +I ज्यादा होगा, जिसका +I ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जिसका +I कम होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर? एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट तुमको बताने जा रहे हैं, जरा समझे रहना। हमारे पास S कैरेक्टर होता है, ये हमारे पास sp होगा, sp2 होता है, sp3 होता है। जो हमारे पास sp होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहीं पे आ जाए तो वो sp2 हो जाया करता है, और अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वो sp3 हुआ करता है। जैसे एग्जांपल ले, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन अपने हिसाब से फिल कर लेना इसमें। क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है। जो sp है इसमें जो है परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वो 50% है। जो इसमें s कैरेक्टर है वो 50% है, और जो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर है, जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है 33%, और जो इसमें आ जाएगा वो हमारे पास आ जाता है 25%। बात को समझे रहना, ये हमारे पास परसेंटेज s कैरेक्टर है। ठीक है, अब एक बात को समझ लेना कि जिसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका -I भी ज्यादा और उसका +I कम। ठीक है, समझ रहा ना बात को? यहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर किसका ज्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड का। तो सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? वो ये वाला कार्बन होगा। क्लियर नहीं क्लियर? उससे कम ये, उससे कम ये। अगर हम लोग इसमें कंपैरिजन करें +I और -I, तो जिसका परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका -I ज्यादा होता है और +I कम होता है। तो सबसे ज्यादा -I किसमें होगा? सबसे ज्यादा -I इसमें होगा, फिर उसके बाद इसमें होगा -I, और सबसे कम जो है -I इसका होगा। जब +I की बात आएगी तो +I इसका रिवर्स हो जाएगा। +I सबसे ज्यादा इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा, और सबसे कम +I इसमें होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बात को समझ रहे ना? अभी सारी बातें आगे धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, फिर उसके बाद ये, सबसे कम ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो ऊपर सबसे लिखे जा रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो ये होगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर कहीं पर परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है, उसमें -I भी इंक्रीज कर रहा है, बट उसमें +I डिक्रीज कर रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इस बिहाफ से अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछ दें कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो तुम दिमाग लगाओ, जिसका -I ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो -I किसका ज्यादा हो रहा है? -I ट्रिपल बॉन्ड वाले का ज्यादा हो रहा है ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, उससे कम एसिडिक ये, उससे कम एसिडिक ये। क्लियर नहीं क्लियर? अगर कभी तुमको एसिडिक कैरेक्टर अरेंज करने को आ जाए, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, सवाल नहीं करा रहे, सवाल अभी 10 मिनट बाद शुरू करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर तुमसे एसिडिक कैरेक्टर अरेंज कराने कह दे और कहे कि बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? तुमको अगर सबसे ज्यादा जो है एसिडिक कौन होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड होता है।
उससे कम डबल बॉन्ड होता है, सबसे कम सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? तुम कहोगे ट्रिपल बॉन्ड के पास जो होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तकरीबन 50% होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी वजह से उसका माइनस आई कैरेक्टर भी क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? बहुत अच्छी बात है। लेक्चर जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे करके पूरा पूरा लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ कंटेंट प्रोवाइड हुआ है। क्लियर? चलिए, अच्छा अगर हम तुमसे ये पूछ दें CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसे पूछ दें, हम पूछे क्या ये एसिडिक होगा? तुम कहोगे सर होगा। क्योंकि हम पूछे क्यों? कहोगे क्योंकि आप ही ने पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और सिंगल बॉन्ड से। लेकिन हम तुमसे कहेंगे ये एसिडिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि इसके पास डोनेट करने के लिए कोई भी H नहीं है। जो H+ डोनेट नहीं कर सकता वो एसिड नहीं होता। नॉर्मली जो H+ डोनेट नहीं कर सकता वो हमारे पास एसिड नहीं होगा। क्लियर नहीं क्लियर? या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा अगर हम तुमको बात करें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी बात करें तब तुम कहोगे हाँ सर ये हमारे पास क्या है? एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये देखो ये वाला कार्बन जो होता है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। इसके पास जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उनके पास एक H मौजूद है, इस वजह से ये हमारे पास एसिडिक हो जाया करता है। तो अभी जो हमने तुमको ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ऑर्डर लिखाया है, वो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो नॉर्मली टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिड में आ जाए तो फिर उसे हम लोग एसिडिक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। क्लियर? कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया, डाउट तो सारे अभी क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ये सारी बातें हमारे पास हो गई। अब चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल पे आते हैं। एक सवाल सबसे पहले हम तुमको दे रहे हैं। देखो CH3 CH2 COOH, दूसरा हमारे पास ये पहला ऑप्शन है एक। और सवाल ये है कि अरेंज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको अरेंज करनी है। फिर हमारे पास क्या है? Cl CH2 COOH और लास्ट में क्या है हमारे पास? सबसे लास्ट में जो है वो है I CH2 COOH। ठीक है, I। बताओ क्या होगा बेटा इसका? चले बताएं, जल्दी बताएं। चले कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। अब जरा समझो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या। देखो एसिड सब में सेम है, ध्यान देना। एसिड सेम है तो -I बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, -I लगाओ। इसमें जो लगा है ये हमारे पास क्या है? CH3। और CH3 डॉक्टर साहब जो होता है वो +I होता है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा। इसमें अच्छा नहीं लगाया कुछ, इसमें आयोडीन लगा देते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरीन है, इसमें आयोडीन है। क्लोरीन भी -I होता है, आयोडीन भी -I होता है। अब पूछा जाए कौन ज्यादा -I होगा, क्लोरीन या आयोडीन? तो बेटा हैलोजन का जो होता है सबसे ज्यादा -I फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये क्या है? -I का ऑर्डर है। उसमें डायरेक्ट हमने हैलोजन लिखा दिया था, लेकिन हैलोजन को ऐसे याद कर लें, सबसे ज्यादा जो होगा पावर किसकी होती है? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो यहां पर देखो यहां हमारे पास क्या है? -I क्लोरीन भी है और -I जो है आयोडीन भी है। ठीक है, अब धीरे धीरे भी सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। अब अगर हम पूछे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, देखो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, तो सबसे लास्ट में तो ये पहुंच जाएगा। तो इसको अगर हम कहें 1, इसको कहें 2 और इसको कहें 3, तो अब इन दोनों में जो ये दोनों हैं, दोनों जो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, इसमें से कौन ज्यादा बढ़ाएगा? जिसका -I ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अब -I किससे ज्यादा है जरा देखो, बताओ क्लोरीन का है या आयोडीन का है? तो चेक करो,
क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है तो इसका मतलब जो सेकंड वाला होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसके बाद थर्ड वाला होगा और उसके बाद फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में क्यों आया? क्योंकि इसमें प्लस आई है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। क्लियर? चले नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल कराते हैं। बेटा आप सवाल ही शुरू कर दे रहे हैं यहां से, अब आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब हम एक ऐसा सवाल कराते हैं जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे, माइनस आई और प्लस आई के। ठीक है, एक सवाल ऐसा कराते हैं। क्वेश्चन चलें लिखे बेटा। सवाल को अरेंज करना भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है, बड़ा महत्वपूर्ण टास्क होता है। वो सवाल कैसे कराना है, उस सवाल से आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कराना है। तो ये सवाल जो है इसमें आपके जितने भी माइनस आई के कॉन्सेप्ट थे सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, माइनस आई के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली इस सवाल से आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 नंबर पे हम बना रहे हैं, 2 3 COOH फ्लोरीन। ठीक है, फिर हमारे पास 3 नंबर पे आते हैं, 2 नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे होता है C और COOH। क्लियर? इसमें हम लोग लगा देते हैं यहां पर क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग यहां पे लगा देते हैं, वहां पे 2 नंबर, यहां पे लगाते हैं 1 2 3। चलो थोड़ा सा नीचे बना देते हैं इसको, 1 2 3 4 और 1 2 3 ये COOH। फिर ये 3 नंबर पे हो गया और चौथे नंबर वाला यहाँ पर लिखा बना दे रहे हैं 1 2 3 एंड 4 पे COH। इस पे हमने लगा दिया NO2। ठीक है, और 5वें नंबर पे भी एक बना दे रहे हैं 5th नंबर पे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। कार्बन 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 COOH और ये हमारे पास CN हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। चले बताएं सर क्या होगा। ठीक, देखें अब आप लोग परेशान होंगे। क्या परेशान होंगे? फर्स्ट वाले को देखोगे, सेकंड वाले को देखोगे, थर्ड वाले को देखोगे। फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को जब तुम कंपेयर करोगे तब कहोगे सर फ्लोरीन चूंकि ज्यादा माइनस आई शो करता है तो इसका जो है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब तुम्हारे जितने जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है वो हम तुम्हें बता रहे हैं पहले, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। ठीक है, आप में सबसे ज्यादा जो माइनस आई के सवाल लगाने में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा आपकी। ठीक है, 2 मिनट का आप टाइम दीजिए। इसको आपने कंपेयर किया, उसमें कहा आपने यहाँ पे Cl है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो एक बच्चे ने कहा नहीं सर फ्लोरीन जो है चूंकि ज्यादा होता है हमारे पास, ज्यादा उसकी माइनस आई पावर होती है, इसका मतलब सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, दूसरा बच्चा कह रहा नहीं नहीं सर यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हैं, 2 क्लोरीन लगे हैं इसलिए इसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर तीसरा बच्चा उठ के आएगा, कहेगा सर 2 क्लोरीन तो यहां पर है, 2 क्लोरीन तो यहां पर भी लगे हुए हैं, क्या किया जाए। तब कोई और आएगा, कहेगा चलो ये देखो 2 क्लोरीन करीब लगे हुए हैं, ये दूर पे लगे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सारा अरेंजमेंट ऐसे खेल चलता रहेगा। ठीक, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि दूर लगा है, पास लगा है, कैसे क्या करें। तो जरा ध्यान समझना, इसमें एक रूल लगा देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको बता दे रहे हैं। ये मंत्र है, ये है टिप्स बाई SQR। सर सर तो तुम लोग लगा ही लोगे ना। तो ये हमारे पास DNP है। सबसे पहले जो चेक करेंगे डिस्टेंस, उसके बाद चेक करेंगे नंबर, उसके बाद चेक करेंगे पावर। ठीक है, एकदम ये तुमको ब्रह्मास्त्र दिए दे रहे बेटा। ठीक, ध्यान देना जो एसिड के सबसे करीब होगा उसका माइनस आई चाहे सबसे कम हो, मेरी बात को समझे रहना। जो एसिड के देखो सबसे पहले क्या देखेंगे डिस्टेंस, सबसे एसिड के सबसे करीब कौन है, सबसे करीब कौन है,
उसको चेक करेंगे। तो एसिड के सबसे ग्रुप पहला वाला है, देखो ये एसिड है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद ग्रुप लगा हुआ है। अभी हम नंबर नहीं देखेंगे, अभी हम पावर नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ देखेंगे सबसे करीब कौन है। तो इस वाले कार्बन पे यहां पे ये ग्रुप लगा हुआ है, इसमें देखो इसमें ये लगा हुआ है 2 नंबर पे, ठीक है। यहां पर देखो ये हमारे पास ग्रुप और दूर हो गया है, यहां पर ग्रुप सबसे दूर हो गए। तो जब फर्स्ट और सेकंड को हम लोग चेक करने बैठेंगे, जरा समझे रहना, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने बैठेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर दूसरे कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी दूसरे कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है। मतलब डिस्टेंस वाइज तो ये दोनों बराबर बराबर आ गए, डिस्टेंस वाइज तो दोनों बराबर 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 आ गए। अगर डिस्टेंस वाइज हम नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग उसके बाद क्या देखते हैं, नंबर, किसके पास नंबर ज्यादा है। देखो पावर सबसे लास्ट में आती है, ध्यान देना, बच्चा सबसे पहले पावर ही चेक करता है। अगर माइनस आई का अरेंजमेंट आ जाता है तो सबसे पहले जम करता है पावर पे कि भाई इसकी पावर ज्यादा है, मतलब इसका माइनस आई ज्यादा है, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। नहीं नहीं, सबसे पहले तुमको माइनस आई की पावर नहीं चेक करनी है, सबसे पहले ये चेक करना है डिस्टेंस। एसिड से जो जितना करीब होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा वो। भाई एसिड ये हमारे पास COH है, सबसे ज्यादा करीब देखो ये है, एक कार्बन पे जो ये एसिड है, एसिड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे करीब ग्रुप कौन सा हुआ, ये वाला। लेकिन जब चेक किया सेकंड वाले को तो उसमें भी एसिड के बगल वाले कार्बन पे ये लगा हुआ है ग्रुप। क्लियर नहीं क्लियर। अब ये भी डिस्टेंस वाइज बराबर है, ये भी डिस्टेंस वाइज दोनों बराबर है, क्लोरीन और फ्लोरीन डिस्टेंस वाइज दोनों बराबर हैं। अब जब डिस्टेंस बराबर निकल आती है तब फिर हम नंबर पे जंप करते हैं, देखते हैं नंबर किसका ज्यादा है। तो नंबर जब देखने बैठे तो नंबर किसका ज्यादा मिला बेटा, क्लोरीन का नंबर ज्यादा मिला फ्लोरीन से। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में कौन विजय हुआ, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद आया सेकंड वाला, ठीक है। और बाकी इससे कम क्यों है, क्योंकि इनके जो ग्रुप लगे हुए हैं दूर लगे हुए हैं, ठीक है। जो यहां पर देखो ये हमारे पास जो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद फर्स्ट कार्बन ये है, फर्स्ट कार्बन पे ही ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद फर्स्ट कार्बन ये उसी पे ग्रुप लगा हुआ है। तो इन दोनों को तो कंपेयर कर दिया, बाकी 3 4 5 में क्या है इसको चेक करो। यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है। यहां पे आ जाओ, यहां पे कहां पे लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, और उसमें भी किस में लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जिसकी डिस्टेंस करीब होगी वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। हमको अभी चेक ही नहीं करना कि किसका माइनस आई ज्यादा है, किसका माइनस आई कम है। देखो यहां पर जो खेल खेला डिस्टेंस से, पहले डिस्टेंस चेक की, डिस्टेंस दोनों की बराबर आई तो दोनों का नंबर चेक कर लिया। अगर दोनों के नंबर भी बराबर आते, अगर दोनों के नंबर भी बराबर आ जाते तब फिर हम किसके चेक करते, पावर चेक करते। क्लियर नहीं क्लियर। अब यहां पर ये दोनों कंपेयर हो गए, अब इन तीनों में देखो कंपेयर करो, तो इन तीनों में ये वाला जो है, ये वाला ग्रुप जो है, इसमें देखो जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं उनकी डिस्टेंस करीब है। और इसमें देखो 4 नंबर पे लगा हुआ, 3 नंबर तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप 1 2 थर्ड कार्बन पे, ये फंक्शनल ग्रुप 1 2 थर्ड कार्बन पे। इस पे जो हमारे पास जो ग्रुप लगा हुआ है वो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, और इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो डिस्टेंस वाइज कौन करीब आ रहा है, ये वाला। तो थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से ज्यादा आ जाएगी। अब आ जाओ चौथे और पांचवे में, जब चौथे और पांचवे को तुम कंपेयर करोगे तो बेटा NO2 आ जाएगा और CN आ जाएगा, ठीक है। अब जब NO2 और CN को तुम चेक करोगे तो हमारे पास ज्यादा एसिडिक कौन होगा, NO2 या CN, जल्दी बोलो बेटा। तो इसमें हमारे पास NO2 क्या होता है, ज्यादा माइनस आई शो करता है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ आ जाएगा और हमारे पास फिर फिफ्थ आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, जरा समझे रहे ना। कंफ्यूज तुम इसलिए हो जाओगे कंफ्यूज तुम इसलिए हो जाओगे, देखो यहां पर क्लोरीन है, यहां पर हमारे पास NO2 है और CN है, ठीक है। अब NO2 और CN में देखो, NO2 और CN में किसकी ज्यादा होगी, NO2 और CN में किसका माइनस आई ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है किसका ज्यादा होगा, NO2 का ज्यादा होगा। अब यहां पर हमने माइनस आई क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे थे तो इन दोनों की डिस्टेंस भी सेम आ रही थी, नंबर भी सेम आ रहा था, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, डिस्टेंस भी सेम आ गई, नंबर भी सेम आ गया, तब फिर हम लोग माइनस आई की पावर पे जाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर। माइनस आई की पावर पे हम लोग डॉक्टर साहब कब जाते हैं, जब हमारे पास डिस्टेंस भी सेम आ जाए, जब हमारे पास नंबर भी सेम आ जाए उस
सर क्या